नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो कल 7 तारीख है, यानी कि कल मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है। यानी कि कल मिजोरम में और छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों के लिए जो मतदाता हैं वो किस्मत का फैसला उन नेताओं की कैद कर देंगे। और सबको शायद इसी का इंतजार है, 3 दिसंबर का इंतजार सबको बेसब्री से है जब रिजल्ट आएंगे। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फुका हुआ है और ऐसे में लगातार बयानबाजी जारी है, लगातार रैलियों का दौर भी जारी है। राजनीति जो है पूरे अपने चरम पर नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक अलग तरह का कंफ्यूजन नजर आ रहा है। उनकी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन सी ऐसी बातें कहें, कौन सी ऐसी नीतियों के बारे में बात करें, कैसे कांग्रेस को घेरें, किस तरह की वो बातें कह दें जिससे जनता उनकी तरफ एक बार फिर से राग़िब हो जाए और उन्हें सत्ता की चाबी सौंप दे इन 5 राज्यों में। क्योंकि लगातार जिस तरह के सर्वेस किए जा रहे हैं, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, इनफैक्ट जो दरबारी मीडिया तक के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में पूरे तरीके से पिछड़ा हुआ दिखा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके माथे पर पसीना है। उनकी समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर करें तो करें क्या। आज भी प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में मौजूद थी। अब से कुछ मिनटों पहले ही वो धार में संबोधित कर रही थी सभा को। इसके बाद वो इंदौर में भी सभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राजस्थान में मौजूद थे। तो तमाम जगहों पर सभाओं का सिलसिला भी जारी है। इस बीच आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने अब से 1-2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि जो हमारी गरीब कल्याण योजना है उसके तहत वो 80 करोड़ जो गरीब हैं उनको वो एक बार फिर से, हम आपको बता दें कि एक बार फिर से वो दरअसल 5 सालों के लिए उनको राशन जो है वो फ्री दिया जाएगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उन्होंने गरीबी कम की है, गरीब कम हुए हैं और जाति कुछ नहीं होती है, जाति सिर्फ गरीब होता है। और दूसरी तरफ वो ये बता रहे हैं कि 5 सालों तक गरीबों की किस्मत बिल्कुल बदलने नहीं वाली है, जिस तरह से 9.5 सालों में बिल्कुल नहीं बदली है। गरीब गरीब ही रहेंगे, बल्कि जो मिडिल क्लास है वो भी किस तरह से लोअर मिडिल क्लास में जा रहा है। और 80 करोड़ लोगों को वो लगातार अगले 5 साल तक भी राशन इसी तरह से फ्री देते रहेंगे। तो जो 80 करोड़ हैं वो वहीं पर ही, यानी कि जितने वो गरीब हैं, जो राशन पर डिपेंडेंट है, वो वैसे ही रहेंगे। दूसरी बात, जातिगत जनगणना को लेकर आपको पता है कि लगातार इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो हमलावर है। राहुल गांधी लगातार अपनी सभाओं से कह रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार बनेगी, जातिगत जनगणना कराई जाएगी, उसके सर्वे कराए जाएंगे और जो उसके नतीजे होंगे वो तमाम लोगों के सामने होंगे, ताकि सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात की जा सके। लग रहा है कि ये एक ऐसा हथियार कांग्रेस के पास आया है जिससे वो जब जब वार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री पहले कहते हैं कि देखिए, जातियों में बांटने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और कोई जाति नहीं होती, सिर्फ गरीब एक जाति होती। फिर उसके बाद वो एक रैली में जाते हैं और उस रैली में जाकर कहते हैं कि वो देखिए, मुझे गाली इसलिए दी जाती है कि मैं ओबीसी हूं और ओबीसी के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनको गालियां दी हैं। तो एक तरफ वो जातिगत जनगणना की जब बात होती है तो वो कहते हैं कि जाति कुछ नहीं होती, सिर्फ गरीब ही जाति होती है। दूसरी तरफ अपने आप को ओबीसी बताकर वो इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड जो है वो खेलते हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और उसकी टॉप लीडरशिप, यानी कि 2 नेता जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अब तक उन्होंने लोगों को, खासतौर पे हिंदुओं को, ये डराया था कि देखिए, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। अब बिहार में अमित शाह मौजूद थे, वहां उन्होंने कहा कि मुसलमानों की और जो यादवों की जो तादाद है उससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है, जो सर्वे आया है, जो बिहार की गवर्नमेंट ने कराया है। तो वहां यहां पर भी आप ये देखिए कि एक तरफ पहले कह रहे थे कि मुसलमानों की जो आबादी है वो लगातार बढ़ रही है। अब जब मुसलमानों की आबादी के आंकड़े सामने आए तो कह रहे हैं कि इसे बड़ा चढ़ाकर जो है बताया जा रहा है, यानी कि उनकी आबादी कम है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति आप ये देखिए, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दोनों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कौन सी वो एक ऐसी बातें बोल दें और किस तरह से वो
कांग्रेस को घेरें और जो विपक्षी दल है उनको घेरें, ताकि उन्हें एक बार फिर से जनता को बेवकूफ बनाने का, जनता को ठगने का मौका मिल जाए और 5 राज्यों में एक बार फिर से सत्ता पर वो काबिज हो जाएं। और यही नहीं, आप ये देखिए कि पहले जो स्टेट की लीडरशिप है उसको साइडलाइन किया, फिर उनको फ्रंट में लेकर आए, फिर कहा कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी चेहरा है, फिर उसके बाद कमल का निशान जो है उस पर आप वोट करें। तो चारों तरफ सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और बगावत जो है वो भी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन पर बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिल रही है। मैं आपको वो बयान जरूर नरेंद्र मोदी का सुनाना चाहूंगी अपने मेहमानों के पास जाने से पहले, कि उन्होंने जब कहा था कि 80 करोड़ जो गरीब हैं उनको एक बार फिर से 5 साल के लिए वो और गरीब बनाने जा रहे हैं, यानी कि गरीबी को वो खत्म नहीं कर रहे हैं बल्कि गरीबी को वो और मजबूत कर रहे हैं। सुनिए आप जरा। देश के 80 करोड़ गरीबों को, देश के 80 करोड़ गरीबों को, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। तो यानी कि गरीबी को भारतीय जनता पार्टी और मजबूत करेगी, क्योंकि एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहते हैं। यूएनडीपी का यह आंकड़ा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। 2019-21 में गरीब 23 करोड़ थे, 2020-21 में जो मिडिल क्लास है वो 44 करोड़ थे, और 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी कह रही, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगले 5 साल तक और वो राशन देंगे। तो आप ये समझिए कि गरीबों की स्थिति, मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की क्या है, बेरोजगारी और भुखमरी कहां आकर खड़ी हुई है। जब हंगर इंडेक्स के आंकड़े आते हैं और 125 देशों की सूची में 111वें नंबर पर जब हमारा देश आके खड़ा होता है, तो स्मृति ईरानी किस तरह से, कौन से वाहियात तरीके से वो अपनी बातों को रखती है कि कैसे कॉल के जरिए ये पता कराया जाता है कि आप भूखे हैं कि नहीं भूखे हैं। और आज देखिए प्रधानमंत्री खुद इस पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में 5 बजे आप डीबी लाइव पर ओपिनियन पोल देखेंगे 5 राज्यों का, यानी कि जब वोट डाले जाएंगे उससे पहले ये आखिरी ओपिनियन पोल आप देखेंगे। इससे पहले भी हमने ओपिनियन पोल किया था और आपको बताया था कि देश की जनता का मूड इन 5 राज्यों में क्या है। और 5 बजे जुड़िएगा आप जरूर, और 5 बजे हम आपको बताएंगे कि 5 राज्यों में ओपिनियन पोल क्या है, क्या सोच रही है इन 5 राज्यों की जनता, और क्या है उनका मूड, और किसकी बातों में ज्यादा दम है और जनता क्या कह रही है। 5 बजे आप जुड़िएगा जरूर। और इसके साथ साथ इस सब को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है जब वो मध्य प्रदेश में मौजूद थे, आप सुनिए जरा उनको भी। मोदी जी भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? आपने ओबीसी का नाम प्रयोग करके बहुत फायदा उठाया, देश के प्रधानमंत्री बन गए, करोड़ों रुपए के आप सूट पहनते हो, 24 घंटा हवाई जहाज में उड़ते हो। पिछले 10 सालों में अगर नरेंद्र मोदी ने एक कपड़ा 2 बार पहन लिया हो, मुझे दिखा दो। जब आपके लोग मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और उसका वीडियो लेके वायरल करते हैं, वो आदिवासी नहीं है, वो गरीब है। जब किसी दलित बच्चे को मारा जाता है, हजारों सालों से दलितों को इस देश में
लोगों को छूने नहीं देते थे उनको, आज उसका नाम दलित नहीं रहा। मोदी जी आप डरिए मत, आप एक काम कीजिए, जाति जनगणना के बारे में देश को बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने 24 घंटा देश से कहे मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मगर जब ओबीसी की मदद करने का समय आया, हिंदुस्तान में कितने ओबीसी हैं वो आंकड़ा देश के सामने रखने का समय आया, तो प्रधानमंत्री कहते हिंदुस्तान में जात नहीं है, ओबीसी कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी गरीबों की क्या जात है? गरीब दलित हैं, गरीब पिछड़े हैं, गरीब आदिवासी हैं। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी हमलावर हुए नरेंद्र मोदी के उन तमाम दावों, उन तमाम बातों पर, और जिस तरह का वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं लगातार अपने आप को ओबीसी बताकर, उस सब पर और उनकी गारंटी पर कि मोदी की गारंटी का मतलब है 100% झूठ। और उसके बाद उन्होंने तमाम वो फहरिस्त भी गिनाई कि किन किन बातों पे अब तक 9.5 साल में झूठ बोला गया है, लगातार बोला जा रहा है। इस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ बिलाल सब्जवारी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लगातार आप उनको हमारे चैनल पर और लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखते रहे, जाना माना चेहरा है। इसके साथ ही मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा, उनको भी आप लगातार बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते देखते रहे हैं। और सीनियर जर्नलिस्ट, वेटरन जर्नलिस्ट मेरे साथ राकेश कपूर जी भी जुड़ गए हैं, कई दशकों का पत्रकारिता का उनका अपना एक्सपीरियंस, और लगातार बेबाक तरीके से वो भी अपनी बातों को, अपनी राय को रखते रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। डॉक्टर लक्ष्मण, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। अभी जिस तरह की आपने ये तमाम बातें अभी सुनी, प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक अलग लेवल का कंफ्यूजन है, अपनी ही बातों को खुद ही गलत साबित करते हुए नजर आते हैं? जाति की बात करते हैं, कहते हैं जाति नहीं होती, गरीब होते हैं सिर्फ जाति, और फिर अपने आप को ओबीसी बताते हैं, कहते हैं हमने गरीबी खत्म की, देखिए इतने करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनको हमने किस तरह से ऊपर लेकर आए हैं। फिर बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 और साल के लिए फ्री राशन, 5 किलो राशन फ्री जो है वो दिया जाएगा, आपका भाई ये गारंटी दे रहा है। कैसे देख रहे हैं आप उसको? अनम्यूट कर लीजिए आपने आप। जी अच्छा, चलिए मैं आप इतने जरा टेक्निकल अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा देखिए। इससे मैं बिलाल जी से यही सवाल पूछना चाहूंगी। बिलाल जी, जो सवाल मैंने डॉक्टर लक्ष्मण से पूछा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए बुशरा साहब, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पिछले 9 सालों से निरंतर ये क्लेम करती आई है कि भारत एक विश्व गुरु बनने की राह पर है। तो दूसरा उनका सबसे बड़ा ये क्लेम है कि भारत जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के वर्ल्ड इकोनॉमी देशों में शामिल हो गया है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जी। तीसरा देश ये है कि हम एक महाशक्ति की तरह उभर रहे हैं। अगर इन तीनों दावों को 80 करोड़ गरीब जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साफ जाहिर होता है कि कितने खोखले हैं। जहां पर आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो ग्रोथ रेट आपकी देश की जनता के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपके यहाँ 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर क्यों हैं, और पिछले 10 सालों के अंदर आपने ऐसी क्या आर्थिक नीतियां बनाई कि आप उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठा पाए। दूसरी बात यह है कि जो देश जितना गरीब होता है, जिस देश में जितनी गरीबों की संख्या होती है, वो देश अंदर से उतना ही कमजोर होता है, एक सामाजिक दृष्टिकोण। और तीसरा बात यह है कि गरीबी के साथ कभी भी आप विश्व शक्ति नहीं बन सकते। तो ये एक बुनियादी पहलू है, हालांकि ये बार बार बातें कही भी जा चुकी हैं सभी प्लेटफॉर्म पर। दरअसल मसला क्या है? मसला यह है कि आपकी कथनी और करनी का अंतर क्या है, जो आपके आंकड़ों से नजर आ जाता है और जो वास्तविकता में झलक जाता है। और दूसरी तरफ विपक्ष पिछले 9 सालों से यही मुद्दे उठा रहा है कि आखिर आपने पिछले 9 सालों से जनता के लिए क्या किया।
आपने उसे गरीबी से रेखा से निकालने के लिए क्या किया? आपने अर्थव्यवस्था के संबंध में नीतिगत क्या फैसले लिए जो आज देश के अंदर जी इतनी महंगाई और बेरोजगारी हमें देखने को मिल रही है? तो ये कुल मिलाकर एक राजनीतिक मायाजाल है भाषणबाजी का, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को फंसा के रखे हुए हैं। यकीनन वो एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन अच्छा वक्ता और वास्तविकता से उसकी भाषणबाजी का जुड़ना ये अलग अलग चीजें। आप लोगों को माया जाल में फंसाकर, लोगों को भ्रमित कर कर, लोगों को कंफ्यूज कर कर, लोगों को सुनहरे सब्ज बाग दिखाकर वोट लेने की जिस परिपाटी और जिस शैली का आप निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आज आकर पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। लोग आपकी वास्तविकता से, आपकी सच्चाई से परिचित हो गए हैं और लोगों को दिखने लगा है कि जो जो बातें आप पिछले 9 सालों से कहते रहे हैं वो धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल। और वो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, और 9.5 साल से सिर्फ सब्ज बाग ही दिखाए जा रहे हैं। अब बात 2047 की होने लगी है, यानी कि पहले कहा गया 2022 तक, फिर अब देखिए 2024 में कहा कि वो फिर से प्रधानमंत्री बनकर आ रहे हैं, और ये मोदी की गारंटी की बात की, और अब 2047 की बात होने लगी है। डॉक्टर लक्ष्मण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और आपकी आवाज अगर मुझ तक आए, तो मैं वो सवाल आपसे फिर से दोहराना चाहूंगी कि क्या आपको भी एक कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी में, कि अपनी ही बातों को गलत ठहराते हुए नजर आ रहे हैं, किसी और की जरूरत ही नहीं है, और उनको एक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन सी हरी हरी बातें वो लोगों को कह दें एक बार फिर से, और वही उन बातों को जो घिसी पिटी लगातार कहते आए हैं उनको नया लबादा पिनाकर कैसे कह दें कि लोगों को एक बार फिर से वो छल ले। जी मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज ठीक आ रही होगी इस बार। जी 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 ओके। तो मैं शेर पढ़ना चाह रहा था वसीम बरेलवी का कि वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। असल में ये झूठ बोला ही इस सलीके से जा रहा है, और सलीके से ज्यादा अहमियत इन बातों की हो गई है कि वो झूठ बोलने वाला कौन है। वो इस देश की राजनीतिक गलियारों का सबसे ताकतवर शख्स है। उसके पास बहुत अमीर दोस्त हैं, जिन दोस्तों ने बड़े बड़े चैनल खरीदे हैं, उनका लाइव टेलीकास्ट चलता है। उस शख्स के पास एक ऐसा संगठन है जो खुद के गैर राजनीतिक होने का दावा करता है, लेकिन सबसे बड़ी सियासत वही करता है। इन सब चीजों का साथ होने की वजह से उस शख्स का बोला गया झूठ गांव कस्बों तक पहुंच जाता है, और उसकी काट में जो सच बोले जाते हैं, उन सच बोली गई बातों को गांव तक पहुंचाने में मुश्किलात हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं। इसकी वजह से उसका झूठ ही सच नजर आता है। एक तो ये बात है। अब इसकी फहरिस्त चूंकि इतनी लंबी है कि कितने झूठ बोले गए और वो कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी अपनी गालियों को गिनकर तो सूची बना सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा बोले गए झूठ की सूची भी अभी बनाई जाए तो वो निरंतर बढ़ती जाएगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, 2 मुद्दों को चुन लेते हैं। उनमें से एक मुद्दा जो आपके इंट्रो में है, मेरे पिछले सवाल में आपने पूछा था जाति जनगणना वाला, इसके झूठ को पकड़ लेते हैं, और फिर दूसरा 5 किलो अनाज वाला। इन 2 झूठ को पकड़ते हैं बस। पहले ये बात कि नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री अमृतकाल तक के भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी जाति बताकर वोट मांगा। इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने जाति बताकर वोट नहीं मांगा, ये सच है। 2019 के चुनाव में तो वो प्रधानमंत्री थे, और उस समय वो अति पिछड़ा समुदाय हो गए। पहले तो 14 के चुनाव के पहले वो ओबीसी थे, जब 19 का चुनाव आया तो वो ईबीसी में अपने को कहने लगे। ये पहली बार हुआ। वह प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट की, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कैबिनेट मंत्रियों की जाति बताई गई। वो किसने बताई? प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने। पहली बार आजाद भारत में ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को या राष्ट्रपति जिनको बनाया गया उनकी जाति बताई गई। ये किसने किया? बीजेपी ने किया। और जब जाति जनगणना की बात आने लगी तो उन प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही जाति होती है, गरीब, और अगर गरीब होती है तो बाकी अपना फिर आपने क्यों। इसका मतलब जाति एक ऐसे टूल की तरह है जिसे जब बीजेपी आरएसएस इस्तेमाल करना चाहती है तब वो उसका झूठ बोलती है।
और जब लोग ये कहने लगते हैं कि भाई हमें जाति जनगणना करानी है ताकि पता चले कि कौन कितना आबादी में है और कितना हिस्सेदारी मिला, वो कहते हैं कि कई जाति होती है गरीब। इसका मतलब ये होता है झूठ बोलना, क्योंकि आपने कल झूठ बोला था, अब आप अब जब उसमें घिर गए तो उसमें फंस गए। दूसरी बात, आपने आंकड़ा दे दिया, आपका चैनल चूंकि एकदम सरोकारी पत्रकारिता करता है, तो उसने आंकड़े दे दिए कि भाई कांग्रेस पार्टी दावा करती थी, जिसको आप कहते थे कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने दावा किया कि हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर निकाला। अब सरकारी आंकड़े और गैर सरकारी दोनों आंकड़े कहते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जाने वालों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन सरकार झूठ बोलती है कि वो घट गई है। इस झूठ को पकड़ें। अब इसके बाद आगे एक वाक्य, 5 साल तक 5 किलो अनाज 80 करोड़ आबादी को दिया जाएगा। 3 साल तक रहा, दिसंबर में पूरी हो रही योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना करके उसका नाम है। इसका अगले 5 साल तक वो योजना जारी रहेगी। इसका मतलब ये है कि इस देश की 140 करोड़ के आसपास की आबादी में से 80 करोड़ आबादी अब अगले 5 साल तक इतनी कमजोर, लाचार, बेबस रहने वाली है, क्योंकि उसके लिए केंद्र सरकार अब कोई ऐसी नीति नहीं बनाने वाली है कि उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हो, ताकि वो इस गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें और ये कहें कि हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। ये दिखाता है कि आपकी नीतियां जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाली थी, जो अच्छे दिन लाने वाली थी, वो एक झूठ थी, वो एक शिगुफा था, वो एक जुमला था, क्योंकि आप हकीकत में इस देश की बड़ी आबादी को वाकई इतना लाचार करना चाह रहे हैं कि वो अपने जिंदा रहने को ही अपना सबसे बड़ा हक समझे। बाकी संविधान आपके एक सलाहकार कहते ही हैं कि आप बदल देंगे और देश संविधान से चलेगा, जिसके लिए कहा था कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया क्योंकि संविधान था। अगली बार कोई चाय बेचने वाला प्रोफेसर न बन सके, इंजीनियर डॉक्टर न बन जाए, इसके लिए संविधान को कमजोर कर दो। तो फेहरिस्त बहुत लंबी है बुशरा जी, इसलिए ये ऐसा किया जा रहा है क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी आबादी को नागरिक बोध से वंचित कर दिया गया, अब उनमें विवेक खत्म कर दिया गया, शिक्षा खत्म कर दी गई है, इसलिए लोग उसको काउंटर नहीं कर पा रहे और पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं तो उनको दूसरे ढंग से फंसाया गया है, इसलिए झूठ कारगर हो जा रहा है। ये मेरा कहना है। जिस दिन शिक्षा बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, मुझे लगता है कि फिर लोग कॉलर पकड़ के पूछेंगे, जैसे नेहरू से पूछा था कि बताओ हमें क्या मिला, वैसे ही भाई लोकतंत्र है, अगर जिंदा रहेगा तो धड़केगा। जी जी बिल्कुल। बहुत आपने सही बात यहाँ पर कही है और यही वजह है कि देखिए कि लगातार आप एक तरफ ख्वाब दिखाते हैं लोगों को और कहते हैं कि 2047 तक डेवलप्ड कंट्री में हम जो है वो शामिल हो जाएंगे, डेवलपिंग से। और आप अमृतकाल की बात करते हैं, आप पूरे इतिहास की बात करते हैं और उस इतिहास में सिर्फ लगता है कि वो 2014 से बात के ही इतिहास की बात करते हैं, जो रोशन इतिहास की, और उससे पहले आप बताते हैं कि कुछ भी आपके साथ नहीं किया गया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद ही दरअसल हमें आजादी मिली, उससे पहले जो मिली थी वो आजादी नहीं थी। लेकिन राकेश कपूर जी, आप जिस तरह के बयानात अभी दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, जिस तरह का एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, एक तरफ आप कहते हैं 2047 तक डेवलप्ड कंट्री, एक तरफ आप ये बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी मजबूत हो रही है, और दूसरी तरफ आप अपनी ही पोल खोलते हुए ये बता रहे हैं कि 5 साल तक हमारी जो इकोनॉमी है उसमें किसी तरह का कोई सुधार देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो सरकार लेकर नहीं आने वाली है कि जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको फ्री राशन देने की बात कही जा रही है, उनका आंकड़ा कुछ कम किया जा सके। हमारी इकोनॉमी कितनी मजबूत हो रही है और दूसरी तरफ आप अपनी ही पोल खोलते हुए बता रहे हैं कि 5 साल तक हमारी जो इकोनॉमी है उसमें किसी तरह का कोई सुधार देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो सरकार लेकर नहीं आने वाली है कि जो असंपूर्ण लोग हैं जिनको फ्री राशन देने की बात कही जा रही है, उनका आंकड़ा कुछ कम किया जा सके। कोई प्रॉब्लम मुझे लग रही है, शायद राकेश कपूर जी के पास मेरी आवाज पूरी तरीके से शायद नहीं जा रही है। एक बार मैं टीम से कहूंगी कि राकेश जी से बात करें, दोबारा एक बार वो रिकनेक्ट करें। बिलाल साहब, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। देखिए बुशरा साहबा, एक आम नागरिक
जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर बात करता हुआ नजर आता है, तो उसके मुख से ये जुमला सुना जा सकता है। अगर आप जमीन चुनावी 5 राज्यों के चुनाव में घूमे या कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में घूमे या कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में घूमे, तो आप देखने को आपको मिल जाएगा कि आमतौर पर लोग बोलते हैं कि साहब भाषण की बिरयानी खिलाते हैं, और भाषण की बिरयानी से पेट नहीं भरता। तो यकीनन पेट भरने के लिए नीतिगत निर्णय जरूरी होते हैं, रोजगार जरूरी होता है, कामकाज जरूरी होता है, और भाषण की बिरयानी आप लोगों को कब तक खिलाते रहेंगे? आज आपके वो कला जिसके माध्यम से आप लोगों को कंफ्यूज करते थे, भाषण की बिरयानी खिला के सम्मोहित करते थे, वो कला लोगों के बीच में एक्सपोज हो गई है। और ये इस एक्सपोज होने में उनको 9 साल का समय लगा। तो जादूगर की जो जादूगरी का जो प्रभाव था अब लोगों पर नजर नहीं आता, उसका असर अंदाज नहीं होता, इसलिए चीजें परिवर्तित होती हुई नजर आ रही। वही इसके समानांतर जिस तरह से विपक्ष ने, खासतौर से राहुल गांधी ने पूरे 9 साल एकाग्रता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ देश की राजनीति के अंदर मुद्दों को जिस तरह से प्रासंगिक बनाया है, राजनीति को जिस तरह से मुद्दों पे लाके केंद्रित किया है, जिस तरह से राजनीति को जन सरोकार से लाके जोड़ा है, जिस तरह से राजनीति को लोगों की भावनाओं और संभावनाओं से लाके जोड़ा है, जिस तरह से राजनीति को सामाजिक सरोकार की पृष्ठभूमि से जोड़ा है, वो आज प्रासंगिक हो गया है। क्योंकि पिछले 9 सालों में जो क्लेम आपने किए थे, जो वादे आपने किए थे, वो लोगों को पूरे होते नजर नहीं आए, और जिस चीज को लेकर विपक्ष निरंतर संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा था, वो अब चीजें लोगों को नजर आने लगी है। इसी का नतीजा था कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, कर्नाटक में चुनाव हारी, और आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम में आप देख सकती हैं कि इतना बुरा हाल है। राजस्थान में भी कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उस जातीय जनगणना के जो एक फील है, जो उसमें एक तरह से दृढ़ संकल्प है, उसका अंतर सिर्फ इतना है आज कि राहुल गांधी आज जातीय जनगणना के बाद सामाजिक सरोकार के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, ना कि जातीय राजनीति के भाव से कर रहे हैं। अभी तक क्या होता आ रहा था कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, तो आरक्षण के माध्यम से जातीय जनगणना की मांग एक जातीय राजनीति को बढ़ावा दिया करती थी, और आज इस जातीय जनगणना की मांग उन जातियों के सामाजिक सरोकार, यानी कि उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, उनकी सोशल कंडीशन के दृष्टिकोण से की जा रही है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी जातीय में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी। तो ये जातीय जनगणना की मांग आज सामाजिक दृष्टिकोण से की जा रही है, और वो बार बार इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक आप जातीय समाज के अंदर बहुसंख्यक हिंदू समाज की संख्या का अनुपात नहीं पता लगाएंगे, तब तक आप अपनी पॉलिसियों के अंदर बजट एलोकेशन कैसे करेंगे। इसी सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था, इसीलिए हिंदुस्तान को एक वेलफेयर स्टेट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राहुल गांधी ने आज अपनी राजनीति का जो एक प्लैंक होता है, जो आधार होता है, उसे सामाजिक दृष्टिकोण से जोड़ लिया है। वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अल्पसंख्यक, दलितों की बात राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे, बल्कि समाज के निर्माण के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। और वे चाहते हैं कि समाज का जब तक बड़ा वर्ग संपन्न नहीं होगा, तो देश के अंदर सुधार नहीं आ सकता। अभी तक क्या हो रहा था, जो अगड़ी जाती थी देश की, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जिसे कह सकते हैं, वो संसाधनों पर कब्जा जमा के बैठे हुए थे, और इन हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक वर्ग है, बहुसंख्यक समाज का वर्ग है, उसको वंचित किए हुए थे। तो आज राहुल गांधी ये चाहते हैं कि ये विभाजन दूर हो जाए समाज की नीतियों से, जो सरकार की नीतियों से, बहुसंख्यक हिंदू समाज कम से कम उसके सोशो इकोनॉमिक एंड हेल्थ की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके। वो इस दृष्टिकोण से उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन पर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि वो जातिगत समाज में बांटना चाहते हैं। देखिए, जातिगत समाज इस देश की
एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी मोड़ नहीं सकता था। पिछले 5000 सालों से कुछ यहाँ के अगड़ों ने बहुसंख्यक हिंदू समाज का शोषण ही तो किया है। और आज जब अल्पसंख्यक हिंदू समाज की जिम्मेदारी थी कि उसको सामाजिक शैक्षणिक रूप से उसको लाभान्वित करते, तो ये आप मुंह मोड़ने लगे। इसलिए आप आरक्षण से मुंह मोड़ते हैं, इसलिए जाति जनगणना से मुंह मोड़ते हैं, इसलिए महिला आरक्षण से उनके हिस्से को दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो सवाल आज ये खड़ा हुआ है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव है जो राहुल गांधी ने समाज के अंदर पैदा करके बताया है कि अब सांप्रदायिक राजनीति से आप देश की व्यवस्था पे अपना कब्जा जमाना चाहने तो ये नहीं चलेगा। आज देश के अंदर जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसके हितों की बात करनी पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आती है। और साथ ही साथ राहुल गांधी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी की बात कर रहे हैं। उनके भाषण में भाषा प्रवाह नजर आता है, उनकी भाषण में परिपक्वता नजर आती है। वहीं प्रियंका गांधी भी जन सरोकार से जुड़ी हुई बातों को लेकर समाज को शिक्षित करना चाहती है और जागरूक करना चाहती है। यह परिवर्तन है आज की मौजूदा राजनीति। बिल्कुल। और ये आप देखें कि तमाम रैलियों में भी अगर हम बात करते हैं तो अगर हम प्रधानमंत्री की या अमित शाह की या बीजेपी के नेताओं के देखें तो वह अपनी बातें तो कम करते हैं, लेकिन शायद इतनी बात कांग्रेस अपने बारे में नहीं करती है जितनी बात खुद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बारे में करती हुई नजर आती है। उनकी हर दूसरी लाइन में कांग्रेस का जिक्र होता है, क्योंकि अगर उनकी योजनाएं कामयाब रही होती, जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए होते, तो वो बताते कि उन्होंने लोगों के लिए 9.5 साल में आखिर क्या क्या किया है। और डॉक्टर लक्ष्मण, तो अभी आपको स्थिति 5 राज्यों की जब हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर जो ओपिनियन पोल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कम से कम 4 राज्यों में, राजस्थान में बिल्कुल कड़ी टक्कर दिखा रहे हैं, नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं, और बाकी 4 राज्यों में ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं आने जा रही है। और वो भी मैं उन सर्वेस की बात कर रही हूं जो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जिन पर प्रो थोड़ा बीजेपी होने का पहले इल्जाम लगता रहा है, या फिर आप ये कहें कि जो गोदी मीडिया के, दरबारी मीडिया के सर्वेज हैं। आपको क्या लग रहा है कि अगर ये 5 राज्यों में अगर कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने में बिल्कुल पूरी तरीके से नाकामयाब रहती है, तेलंगाना जैसी जगह में अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है और इन हिंदी बेल्ट में कांग्रेस अगर सरकार बना लेती है, तो 2024 में फिर आप किस तरह से पूरा जो नैरेटिव है उसको बदलते हुए देख रहे हैं? बुशरा जी, अभी मेरा मानना है कि बीजेपी और उसके चाहने वाले लोग अभी चैनल बदल रहे होंगे, या चैनल के मालिकों पर दबाव बन रहा होगा कि इतना सच मत दिखाओ, किसी सर्वे में तो जीतता हुआ दिखाओ। तो अभी तो वो कोशिश कर रहे होंगे। इसका इशारा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा निजाम और उनके जो नेता हैं वो सारे लोग ऐसे मिजाज के बन गए हैं कि वो विपक्ष की कुर्सी उन्हें डराती है। 2 वजहों से डराती है। एक तो इस वजह से कि कभी ढंग से विपक्ष में बैठे नहीं, खासकर प्रधानमंत्री की बात मैं करूं तो उन्हें आदत नहीं है इस सब की। और दूसरी तरफ ये भी एक बात है कि इतने कारगुजारियां हैं कि उस पर सवाल भी तो पूछे जाएंगे। तो ये वजह है। इसलिए मुझे संदेह है इस बात में कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से हारने देगी खुद को। इससे बढ़िया है कि वो चुनाव को ही तितर बितर कर दे, माहौल इतना खराब कर दे कि चारों तरफ ऐसी चीज बन जाए जिसके नाम पर फिर से 2 आंसू और दोनों भुजाओं के बीच चुनाव भावनाओं में बह जाए। ये मुझे डर है, ये मेरा डर है। अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मुझे खुशी होगी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि हकीकत तो ये है कि वो हार रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर इन्हें हार दिखती नहीं तो 22 जनवरी 2024 की तारीख तो अभी बची हुई थी, और 5 किलो अनाज ये कोई सामान्य योजना नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सियासत के लिहाज से। ये इनकी इतनी कारगर योजना है इनकी भाषा में, जिसने पार्टी लाइन के इतर, जाति के इतर, धर्म के इतर इन्हें वोट दिलाया। अब ये ऐसा तुरुप का इक्का था जिसे 2024 के चुनाव के लिए ये रखे होंगे, और उसके पहले इन्होंने सोचा होगा कि 22 जनवरी 2024 की तारीख आएगी, पूरे भारत ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को हम मंदिरमय कर देंगे और सब कुछ बस फिर उसी के नाम पर होगा, फिर तो हम जीत जाएंगे। अगर उसके बाद भी माहौल नहीं बना तो फिर हम एक कोशिश ये करेंगे कि ये जो 5 किलो अनाज है इसको बढ़ा देंगे,
अब साहब ये स्थिति तो ऐसी आ गई कि वो घोषणा तो अभी करनी पड़ गई। अब इसके बाद तो कुछ और बहुत खराब हो सकता है, क्योंकि मंदिर और इस तरह की प्रलोभनकारी योजनाएं तो पहले आ गई। ये हार का डर दिखाती है और ये दिखाती है कि वाकई ये सर्वे ठीक कह रहे हैं। और मुझे तो कई बार लगता है कि इससे भी बुरी स्थिति है, क्योंकि असल में एक ढकोर संघ की कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। एक लाइन में अगर उसका मजमून बताएं तो एक आदमी अपनी सारी संपत्ति देकर ढकोर संघ खरीद कर ले आया, क्योंकि वो जब दुकान पे खरीदने गया था तो दुकानदार ने कहा कि इससे आप जो मांगेंगे उसका दुगुना देगी। तो उस आदमी ने कहा 1 रुपया, ढकोर संघ 1 रुपया दे। तो उसने कहा 2 रुपया ले। उसने कहा 2 रुपया दे, तो 4 रुपया ले। वो खुश हो गया, सारी पूंजी करके उसको ले आया, सारे घर वालों को तमाशा दिखाया, इवेंट बनाया। और जब उससे मांगने बैठा कि अब ढकोर संघ 1 रुपया दे, तो वो कहीं 2 ले। उसने कहा 2 दे, तो उसने कहा 4 ले। तो वो करते करते आखिर में वो आदमी बोला कि भाई कुछ तो दे। तो उसने कहा जो मैं दे सकती हूँ वो दे रही हूँ, यानी केवल जुमला, केवल भाषा। तो ये बात लोगों को समझ में आने लगी है कि रोजगार मिला नहीं, शिक्षा महंगी और निजी हाथों में चली गई, महंगाई कम हुई नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए नहीं। और अब ये जो जाति जनगणना जैसे सवाल हैं वो और बेचैन कर रहे हैं कि आपको इस देश की जो सबसे कमजोर कर दी गई आबादी है उसका हक तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके नाम पर आपने अधिकार लिया। और अगर आप जाति जनगणना कराते हैं, जैसा कि इशारा अमित शाह ने किया, तो आपका जो हिंदुत्व वाला गुण था उसका क्या होगा? क्योंकि आप तो सबको हिंदू बना रहे थे। और हिंदुओं के बीच, चलिए भाई, आज तक आपने इस देश में मुसलमानों को विलन बना दिया, आप उन्हें टिकट नहीं देंगे, आपको उन्हें उनका वोट नहीं चाहिए, आप उनको सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का बना करके सरेआम चौराहे पर मरवा सकते हैं। लेकिन जिस दिन इस देश की हिंदू कही जाने वाली जातियां, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित जातियों के बीच से ये सवाल पूछा जाएगा कि आजादी के 70 साल 75 साल बाद जमीन हमारे पास कितनी, शिक्षा कितनी, रोजगार कितना, और ये अगर नहीं मिला तो आपने क्यों नहीं दिया, फिर तो हिंदू होने का भ्रम तो टूट जाएगा, हिंदुत्व का गुब्बारा फूट जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा खतरा उनकी पूरी सियासत के ऊपर है। उनकी आइडियोलॉजी कोलैप्स होती दिख रही है, वो चुनाव हारते दिख रहे हैं और उनके कोई वादे पूरे हुए नहीं। इसलिए इशारा तो बुशरा जी एकदम क्लियर है कि जनता अपने संविधान के पक्ष में खड़े होना चाहती है, संविधान बदलने वालों के साथ। लेकिन हाँ, मुझे संदेह इस बात का है कि ये लोग बहुत बहुत अनैतिक लोग हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही बस एक बात है। जी जी बिल्कुल। और इसका खदशा जो है वो बहुत सारे लीडर्स दिखा चुके हैं, सत्यपाल मलिक से लेकर शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे गुट के जो हैं वो भी कई बार, कांग्रेस के भी एक लीडर ने ये कहा कि कुछ भी 2024 से पहले कराया जा सकता है। ये तमाम लोग बार बार कह रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है ये कोई सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा है। इसकी बात भी, इसकी आशंका की बार बार जताई जा रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। तो इस तरह के तमाम जो खतरे हैं उनसे लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि देखिए अगर ऐसा होता है तो हमने आपको पहले बता दिया था कि जब मंदिर का जब कपाट खुलेंगे तो उससे पहले जब लोग आएंगे तब क्या किया जा सकता है। और भी ऐसी इसी तरह की बातें बताई जा चुकी हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हिंदू मुसलमान तो ये हमेशा से करते रहे, लेकिन इससे बड़ा कुछ और किया जा सकता है। जिस तरह से 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए थे और कामयाबी भी उनको मिली थी, तो उन्हें लगता है एक बार फिर से 2024 में कुछ ना कुछ ऐसा करके फिर से फायदा हासिल किया जा सकता है। इस तरह के तमाम जो खदशे हैं, जो डाउट्स हैं, वो तमाम लीडर्स जो हैं वो दिखा चुके हैं, बता चुके हैं और जनता के सामने रख रहे हैं। राकेश कपूर जी, अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको भी भारतीय जनता पार्टी में और जो टॉप लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनमें एक कंफ्यूजन की स्थिति क्या आपको नजर आ रही है? उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसी कौन सी बातें कर दें जिससे एक बार फिर से जो पूरी स्थिति है वो उनके पक्ष में आ जाए और उनके पक्ष में जनता खड़ी हुई नजर आ जाए, क्योंकि 5 राज्यों में तो हालत उनकी बहुत खराब है। देखिए बुशरा जी, निश्चित रूप से उनकी हालत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है, राजतंत्र और लोकतंत्र में मूल अंतर है क्या। जो अभी मुझसे पहले प्रोफेसर साहब कह रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लगता ये कोई चुनावी शगुफा जरूर छोड़ सकते हैं, लेकिन
आप देखें ना, बीजेपी है क्या वास्तव, या जनसंघ है क्या वास्तव? जनसंघ की जो पूरी राजनीति है वो कांग्रेस हामियों पर टिकी हुई राजनीति है। ओरिजिनल का कुछ है नहीं भारत को बनाने में, भारत के विकास में। नेता का नाम नहीं है, किसान का है जिसने भारत को आगे बढ़ाने में, विकास करने में कोई योगदान दिया हो, सिवाय इन पिछले 10 वर्षों में जैसा मोदी जी दावा करते हैं, बीजेपी जैसा दावा करती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इस पार्टी की राजनीति जो है वो पूरी कांग्रेस की ऊपर टिकी हुई राजनीति है। और लोकतंत्र में हर राजनीति का अपना समय होता है। कांग्रेस की राजनीति का भी एक समय था। उन्होंने, कांग्रेस ने, पार्टी ने एक छत्र राज्य किया आजादी के बाद से, केवल केरला को छोड़ करके। चूंकि आजादी के समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस देश की दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो राजनीति है, अब ये हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक कार्ड, इसके जितने भी स्वरूप, रंग बिरंगे ताश में कितने 52 पत्ते होते हैं, 54 होते हैं, मुझे ठीक से मालूम है, जो सारे रंग इस देश ने इस 10 वर्षों में देख लिए हैं। और लोकतंत्र का मतलब राजतंत्र नहीं होता है, ठहराव नहीं है। राजतंत्र ठहराव मानता है, लोकतंत्र लगातार बदलाव मानता है। तो बीजेपी को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि जिस रास्ते से वो आए हैं, अगर उसी रास्ते से उन्हें वापस भेजा जाता है तो उन्हें ससम्मान इसे शिरोधार्य करना, जनता का फैसला मानना चाहिए। इन 5 राज्यों के चुनाव जो हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ी चीज है क्या? बदलाव क्यों दिखाई पड़ रहा है? मेरे जैसे आदमी को बदलाव क्यों दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मैं पत्रकार हूं और गालिब का एक शेर है कि सादिक हूं अपने कौल में, गालिब खुदा गवाह। सादिक हूं अपने कौल में, गालिब खुदा गवाह। कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। मेरा व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो सकता है, मेरी व्यक्तिगत विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब सरकार के तौर चुनावों का आकलन करता हूं, सर्वेक्षण करता हूं, तो मुझे बिल्कुल बेबाक तरीके से वो बात कहनी चाहिए। इसमें दोनों ही पार्टियों का भला है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। जो आज तस्वीर दिखाई दे रही है जमीन पर, उसमें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है 5 राज्यों में। अब ऐसा कोई आश्चर्य नहीं होने जा रहा है। 2018 में भी 5 राज्यों में बीजेपी हारी थी, तेलंगाना में भी हारी थी, राजस्थान में भी हारी थी, छत्तीसगढ़ में भी हारी थी, मध्य प्रदेश में भी हारी थी, और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट था जो बाद में एनडीए का पार्ट बना। तो बीजेपी वहां पहले भी कहीं नहीं थी, आज भी कहीं नहीं है। तो मेरा निवेदन ये सिर्फ ये है कि इस पार्टी की जो राजनीति है उसके सारे रंग इस देश की जनता ने देख लिए हैं। इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इनकी राष्ट्रवादिता, इनके जो भी जितने भी सिद्धांत हैं जिन पर जनसंघ टिकी हुई थी और बीजेपी टिकी हुई है, और जो आज जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी जनसंघ के का जो 1951 में मूल घोषणा पत्र बना था वही आर्थिक नीतियां हैं जो नरसिम्हा राव ने 1991 में लागू की थी। आप जनसंघ का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए और 1991 की आर्थिक नीतियों में बदलाव देख लीजिए, दोनों एक चीज है। वो बात अलग है कि नरसिम्हा राव कांग्रेस के नेता थे, लेकिन नीतियां जनसंघ की थी मूल रूप से। वो कांग्रेस की आर्थिक नीतियां कभी नहीं रही हैं। इन आर्थिक नीतियों से उपजे हुए परिणामों के बाद जो अब सामाजिक चेतना जागृत हो रही है, गरीब आदमी, मध्यम आदमी जो ये देख रहा है कि ये पिछले 30 सालों से जो सब कुछ चल रहा है उसमें मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं कितना मजबूत हुआ हूं और कितना कमजोर हुआ हूं,
उसकी नजर अब इस तरफ जा रही है और इसी तरफ नजर राहुल गांधी ने बड़ी सफलता के साथ लोगों की पहुंचाई है। राहुल गांधी ये दोबारा से सिद्ध करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांव, गरीब, गुरबों और अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों, जो वंचित समाज है देश का, जिसको हिस्सेदारी नहीं मिली है कायदे से और बीच में ही नीतियां पलट दी गई, तो वो आज उसको हक देने का सवाल है। लोकतंत्र में कुछ भी कृपा से नहीं दिया जाता है, कुछ भी खैरात नहीं दी जाती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र लोगों को जो देता है उनके अधिकार के रूप में देता है, उनके वैधानिक अधिकार के रूप में देता है, एंटाइटलमेंट के रूप में देता है। ये लोकतंत्र और राजतंत्र में या किसी दूसरी प्रशासन प्रणाली में यही अंतर होता है। ये राहुल गांधी उस तरफ ले आया है पूरी देश की राजनीति को। इसलिए जो आपने पहले में सुन पाया था, जो बीजेपी में कंफ्यूजन है, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि जो उनकी पिच है उससे तो कोई गेंद नहीं दागी जा सकती। अब जितनी गेंदें वो दाग सकते थे दाग चुके हैं, इसलिए उन्हें अब कांग्रेस की पिच पर आकर के खेलना पड़ रहा है। इसलिए चुनाव में उनकी हालत खराब है। जो आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने की योजना को जो 5 साल के लिए आगे कहा गया, ये है क्या? ये अपने आप से कोई नहीं निकला है। ये निकला 2013 में जो संसद ने कानून बनाया था भोजन का अधिकार, उससे निकली हुई चीज है। कोई भी सरकार जो गरीब लोग हैं, जो अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, भोजन का अधिकार क्या कहता है? उनको भोजन कराना होगा, भोजन की सुविधा देनी होगी, भोजन करना उनका अधिकार है। यहां से निकलती है ये चीजें। ये चीजें हमको इस प्रकार से देखनी पड़ेंगी। इसलिए इसको आगे बढ़ाना या इसको लगातार जारी रखना, ये तो लगातार जारी रहने वाली चीज है, क्योंकि जब तक इस देश में गरीबी रहेगी और वे ऐसे लोग रहेंगे जो अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनको केंद्र सरकार को भोजन देने की व्यवस्था करनी ही होगी। यही लोकतंत्र है। बिल्कुल। ये कोई कृपा नहीं है, ये उनका अधिकार है। मेरा निवेदन ये है, ये उनका अधिकार बनता है। तो जो कांग्रेस की जो राजनीति है, आज बीजेपी को कांग्रेस के पिच पर खेलना पड़ रहा है। इसलिए बीजेपी की हालत खस्ता है। चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, आज लोग ये देख रहे हैं कि जो राजनीति चल रही है या जिस प्रकार की बातें राजनीति में अक्सर धुआं बनकर के छा जाती हैं, उसमें वो कहां खड़े हैं, उसमें उनकी स्थिति क्या है। लोकतंत्र इसीलिए कहता है, लोकतंत्र ठहराव का नाम नहीं होता है, लोकतंत्र बदलाव का नाम होता है। और बदलाव कौन करता है? बदलाव जनता करती है। लोकतंत्र का असली मालिक कौन है? ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है, इस देश के लोग हैं। लोकतंत्र के मालिक इस देश के लोग हैं, जो उनको गांधी बना करके गए। कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा था इस देश के लोगों को कि सबको एक समान वोट अधिकार दीजिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी को नहीं कहना पड़ा था। सबको एक वोट का अधिकार मिला था। ये गांधी और अंबेडकर की देन है इस देश के लोगों को। उस अधिकार को जनता के जागरूक बनने को ही लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में अगर बदलाव होता है तो राजनीतिक दलों को इसे से सम्मान स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसमें उनकी आगे संभावनाएं बनी रहती हैं। जी क्योंकि लोकतंत्र का ये चरित्र है बदलाव। जी बिल्कुल। नहीं, मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। नहीं बुशरा जी, मैं आइडियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आज का जो राजनीतिक वातावरण है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस की पिच पर आकर के काम करना पड़ रहा है, वरना जनसंघ की नीति तो बाजारवाद की अर्थनीतियां हैं।
ये बाजार जी मूलक जी अर्थव्यवस्था जनसंघ की मूल नीति है, ये तो कांग्रेस की कभी मूल नीति रही नहीं, इसी की उपज है। जी। आज हर तरफ जो बेचैनी है समाज में, ये हर तरफ हमें जो ये देना पड़ रहा है ना कि ये स्कीम वो स्कीम, जिसको रेवड़ी कहा गया पहले, अब उसको देखिए लोकतंत्र में जो वेलफेयर स्टेट है ना, लोक कल्याणकारी राज्य, ये भारत के संविधान का मूल उद्देश्य है। जो जातिगत जनगणना है वो यहीं से निकलता है, लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत से ही निकलता है। राहुल गांधी ने इस बात को बहुत कायदे से उठाया है, इसलिए इस पिच पर खेलना पड़ रहा है, कांग्रेस की पिच पर आकर के खेलना पड़ रहा है, वरना बीजेपी अपना करती रहती, वही राष्ट्रवाद, वही सब कुछ अब वो चलाते रहते, उनका चल रहा था। लेकिन वो जितना चलना था चल चुका। हर राजनीति का एक समय होता है और राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। आपको रोकना पड़ रहा है मुझे, वक्त की थोड़ी मेरे पास, क्योंकि वक्त की क्योंकि थोड़ी मेरे पास कमी है, और 2 सवाल मैं दोनों मेहमानों से और लेना चाहूंगी, क्योंकि ये दिखाया जा रहा है दरअसल कि जैसे जनता के ऊपर एक एहसान किया जा रहा है उनको ये राशन देकर। एक तो आपकी नाकामयाबी ये है कि आपने इन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को आपने गरीबी की रेखा से भी और नीचे आपने धकेल दिया, जहां वो 5 किलो राशन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, और आप एक राजा की तरह आते हैं और राजा की तरह आकर आप जो है इस लोकतंत्र में लोगों को एक तरह का एहसान देते हैं कि जाइए 5 साल और आपके राजा ने आपके ऊपर दया की और 80 करोड़ लोगों को राशन जो है वो दिया जाएगा, 5 किलो अनाज जो है वो आपको दिया जाएगा, अब आप खुश रहिए। यानी कौड़ियां डालकर लोगों से वोट लेने की जो है वो कोशिश यहां पर की जा रही है। डॉक्टर लक्ष्मण, क्या आपको लगता है कि बस बहुत संक्षेप में दोनों से मैं जानना चाहूंगी, उससे पहले लेकिन मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बता दूं, अब से कुछ ही मिनटों में आप 5 बजे डीबी लाइव पर ओपिनियन पोल आप देखेंगे, जहां पर आप ये जान पाएंगे कि 5 राज्यों में आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार। ये पूरे तरीके से साफ हो जाएगा 5 बजे आप जब ओपिनियन पोल हमारा देखेंगे। और बिल्कुल हमारा जो ओपिनियन पोल है, आपको पता है कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, लोगों के बीच जाकर, उनके बीच जाकर ये सर्वे हमने किया है, एजेंसी ने हमारी, और आप तक वो आंकड़े पहुंचाए जाएंगे। डॉक्टर लक्ष्मण, क्या आपको लग रहा है, जिस तरह से अभी राकेश कपूर जी कह रहे थे कि पिच इस बार जो है वो कांग्रेस तय कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उसका पीछा कर रही है, लेकिन उसमें भी एक कंफ्यूजन है, उसमें भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जवाब दें या उन्हीं की पिच पर खेलें, लोगों को ये बताएं कि हम ऐसा करते रहे हैं, या लोगों को ये बताएं कि जो कर रहे हैं वो दरअसल कितना विनाशकारी है आपके लिए? डॉक्टर लक्ष्मण, लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आपसे मैं बिलाल साहब, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से राकेश कपूर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की पिच पर ही भारतीय जनता पार्टी खेलती हुई नजर आ रही है, जो रेवड़ियों की वो बात करते हैं, फ्री रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, अपीजमेंट की जो बात करते हैं, वो सब कुछ तो खुद भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। बुशरा साहब, जब मैंने अपने पहले स्लॉट में आपसे आपके सवाल को एड्रेस किया था, तो मैंने पूरा स्केच यही किया था कि मोदी क्यों इररिलेवेंट होते जा रहे हैं और उसके समानांतर राहुल गांधी क्यों रेलिवेंट हो गए, जिसकी वजह से परिस्थितियां बदली है। तो बुनियादी तौर पर मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराता हूं। दरअसल लोकतंत्र में जो सत्ता परिवर्तन जो है, ये एक चक्र से जुड़ा हुआ है। इसका बुनियादी फलसफा यह है कि जब आप सत्ता में दूर होते हैं तो जन भावनाओं से दूर हो जाते हैं, और जब आप विपक्ष में होते हैं तो जनता के करीब चले जाते हैं, और जब आप जनता के करीब जाते हैं तो लोकतंत्र की भावनाओं को, लोकतंत्र को, उसकी संवेदनशीलताओं को, उसके मुद्दों को, उसकी प्रासंगिकताओं को, उसकी बेचैनी को, उसके मूड को समझने लगते हैं। आज यही हुआ है कि मोदी जी सत्ता में रहकर सत्ता से दूर हो गए और राहुल गांधी जमीन पे संघर्ष करके लोकतंत्र के करीब हो गए, इसलिए ये परिवर्तन देखा जाता है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और ये परिवर्तन देखा जा रहा है, और लगातार हम ये देख रहे हैं तमाम जो रैलियां हैं और तमाम जहां जहां
लोगों से वो बात कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ वो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। जो जिस बेरोजगारी से जनता त्राही त्राही कर रही है, जिस तरह से बेरोजगार युवा जो हैं वो उनको प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर उनको रोजगार नहीं मिला, वो पलायन कर रहे हैं। किस तरह से नई जो भर्तियां हैं वो निकल नहीं रही हैं, किस तरह से सेना के साथ जो अग्निवीर जो है वो लाकर जो बच्चे तैयारियां कर रहे थे, जो लड़के तैयारियां कर रहे थे, उनके साथ किस तरह से धोखा किया जा रहा है, तमाम बातें बार बार कही जा रही हैं। किस तरह से सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण हो रहा है। जो ईडी, सीबीआई, आईटी जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हुआ करती थी, उनका किस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, ये तमाम बातें उठाई जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और यही वजह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ नहीं रहा है कि इनके 5 राज्यों में आखिर वो किस तरह से जो हार की पटकथा लिखी हुई है उसको जीत में तब्दील कर दे, क्योंकि हारने की उन्हें आदत नहीं है। और जो बातें उन्हें शायद 2024 के इलेक्शन से एंड पहले कहनी थी, अब वो तमाम जो उनके पोटली में जो लिफाफे जो रखे हुए हैं उनको लगातार खोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी कहती हैं कि लिफाफा जो है नरेंद्र मोदी का खाली है, तो वो खाली ही नजर आ रहा है। तो बस अब से 1 मिनट के बाद आप 5 बजे ठीक आप देख पाएंगे डीबी लाइव पर 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ आप जुड़े। आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आप देख पाएंगे ओपिनियन पोल। नमस्कार।